लेक्चर 12। पेज 1। शीर्षक 16 महाजनपद एवं मगध का उत्थान। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस काल के अंतिम चरण लगभग 600 बीसी के आसपास नगरीकरण, कृषि और व्यापार का विकास, करों का नियमित हो जाना, लोहे का भारी प्रयोग होना और राजा का पद सर्वोच्च होना इत्यादि परिवर्तन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप 600 बीसी में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। उत्तर वैदिक काल के पश्चात 16 बड़े राज्यों महाजनपदों का उदय देखते हैं, जिनमें से 4 महाजनपद अत्यधिक शक्तिशाली थे। 1. मगध, 2. कौशल, 3. वत्स, 4. अवंती। पेज 2। शीर्षक 16 महाजनपद। 1. मगध। सबसे शक्तिशाली राज्य। राजधानी - गृह व्रज बाई राजगृह। वर्तमान स्थिति - बिहार। 2. कौशल। सबसे शक्तिशाली राजा - प्रसेनजित। राजधानी - श्रावस्ती। वर्तमान स्थिति - उत्तर प्रदेश, अयोध्या के पास। 3. वत्स। सबसे शक्तिशाली राजा - उदयन। राजधानी - कौशाम्बी, इलाहाबाद। वर्तमान स्थिति - उत्तर प्रदेश। 4. अवंती। सबसे शक्तिशाली राजा - चंडप्रद्योत। राजधानी - उज्जैन, महिष्मती। वर्तमान - मध्य प्रदेश। पेज संख्या 3। जानकारी के स्रोत। अंगुत्तर निकाय - बौद्ध ग्रंथ। महावस्तु - बौद्ध ग्रंथ। भगवती सूत्र - जैन ग्रंथ। इस समय भारत में 16 राजतंत्रात्मक राज्य और 10 गणराज्य थे। इन 10 गणराज्यों में से 2 प्रमुख गणराज्य थे। 1. कपिलवस्तु के शाक्य। 2. वैशाली के लिच्छवी। 16 महाजनपदों की सूची। 1. काशी राइटारो, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सूती वस्त्रों और घोड़ों के बाजार के लिए प्रसिद्ध। 2. कोसल राइटारो, श्रावस्ती। सबसे शक्तिशाली राजा - प्रसेनजित, गौतम बुद्ध के समकालीन। 3. अंग, पूर्वी बिहार, राइटारो, चंपा। व्यापार वाणिज्य का प्रमुख केंद्र। अंग को बिंबिसार ने जीता था। पेज संख्या 4। 4. वज्जी, उत्तर बिहार, राइट एरो, वैशाली। वज्जी 8 कुलों का संघ था, जिसमें विदेह प्रमुख था। विदेह की राजधानी मिथिला थी। 5. मल, गोरखपुर क्षेत्र, राइट एरो, कुशीनगर। यहाँ महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई। 6. चेदी, राइट एरो, सुक्तिमती या शक्तिमती। चेदी की एक शाखा ने कलिंग में एक शाही वंश स्थापित किया। 7. वत्स, राइट एरो, कौशाम्बी या कौशाम्बी। इलाहाबाद के निकट स्थित था। सबसे शक्तिशाली शासक - उदयन। 8. कुरु, मेरठ, दिल्ली क्षेत्र, राइट एरो, हस्तिनापुर। बुद्ध के समय कुरु देश पर कौरव्य नाम के एक सरदार का शासन था। 9. पांचाल, राइट एरो, मध्य दोआब, रोहिलखंड में था। पांचाल की 2 शाखाएं। उत्तरी पांचाल, राइट एरो, अहिच्छत्र। दक्षिणी पांचाल, राइट एरो, कांपिल्य या कांपिल्य। पेज संख्या 5। 10. मत्स्य, राइट एरो, विराटनगर, राजस्थान के क्षेत्र में स्थित। 11. शूरसेन, राइट एरो, मथुरा। ये गणतंत्रात्मक सरकार थी। शूरसेन का प्रसिद्ध राजा अवंतीपुत्र था। अवंतीपुत्र बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। 12. अश्मक, राइट एरो, पैठान या पोटली। सबसे दक्षिणी महाजनपद, महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी के किनारे स्थित। 13. अवंती, राइट एरो, महिष्मती, उज्जैन। सबसे शक्तिशाली राजा चंडप्रद्योत थे, उज्जैन के पास स्थित। 2 भाग, उत्तरी अवंती, महिष्मती। दक्षिणी अवंती, उज्जैन। 14. गांधार, राइट एरो, तक्षशिला। सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला के लिए प्रसिद्ध। पाणिनि एवं चाणक्य मुख्यतः तक्षशिला से संबंधित हैं। 15. कंबोज, उत्तर पश्चिमी राज्य, राइट एरो, राजपुर या हाटक। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में उसका वर्णन है। 16. मगध, राइट एरो, गिरिव्रज। पहली बार साम्राज्यवाद की नीति यहाँ शुरू हुई। सबसे शक्तिशाली राज्य, बिहार में स्थित। पेज संख्या 6। अश्मक सबसे दक्षिणी महाजनपद था। मगध का उत्थान, राइज ऑफ मगध। 600 बीसी ऑफ बीसी से 322 बीसी का काल भारत में 4 महाजनपदों के बीच संघर्ष का काल था। अंततः इस संघर्ष में मगध सबसे शक्तिशाली होकर उभरा। मगध की स्थापना बृहद्रथ और जरासंघ ने की थी।
मगध के विकास में हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश ने भूमिका निभाई और मौर्य वंश के काल में मगध चरमोत्कर्ष या चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। मगध के उत्थान के कारणों का विभाजन फ्लो चार्ट। 1. मगध की भौगोलिक स्थिति। 2. लोहे की उपलब्धता और प्रयोग। 3. मगध के समाज का गैर रूढ़िवादी स्वरूप। 4. मगध के शासकों की भूमिका। 5. गंगा का निम्न मैदान। पेज संख्या 7। मगध की भौगोलिक स्थिति का विभाजन फ्लो चार्ट। 1. राजगृह, राजगीर और पाटलिपुत्र की भौगोलिक स्थिति। 2. गंगा के निम्न मैदान का उपजाऊ होना। मगध की प्रारंभिक राजधानियों जैसे राजगृह और पाटलिपुत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण इन पर विजय हासिल करना संभव नहीं था। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था और इसे पहाड़ी दुर्ग कहा जाता था। वहीं पाटलिपुत्र गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियों से घिरा था, जिसके कारण उसे जल दुर्ग कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि पाटलिपुत्र की अभेद्य या अच्छी स्थिति को देखकर सिकंदर की सेना भी पाटलिपुत्र आने का साहस नहीं जुटा पाई। गंगा का उपजाऊ मैदान। हम जानते हैं कि मगध की स्थिति निम्न गंगा के मैदान में थी। यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ था। यहाँ खाद्यान्न पदार्थों का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता था, जिससे मगध की आर्थिक स्थिति को समृद्धि मिली। पेज संख्या 8। लोहे की उपलब्धता एवं भारी प्रयोग। मगध के क्षेत्र में न केवल लोहा उपलब्ध था, बल्कि उसका भारी प्रयोग भी हुआ। लोहे के प्रयोग से कृषि के उपकरण और युद्ध के हथियार बनाए गए। कृषि उपकरणों से जंगलों को काटकर नगर एवं कृषि योग्य भूमि बनाई गई, जिससे उत्पादन बढ़ा। मगध शासकों ने तेज धारदार हथियारों का प्रयोग किया जो लोहे से निर्मित थे, जिससे मगध साम्राज्य विस्तार संभव हुआ। मगध का समाज गैर रूढ़िवादी और प्रगतिशील था, अतः उन्होंने नवाचारों को आसानी से अपनाया। जैसे मगध में बौद्ध धर्म को आसानी से अपनाया गया। मगध के शासकों की भूमिका। मगध के उत्थान में यहाँ के प्रारंभिक शासकों ने भी शानदार भूमिका निभाई, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग एवं महापद्मनंद इत्यादि। पेज संख्या 9। मगध के 3 शक्तिशाली राजवंश। 1. हर्यक वंश। 2. शिशुनाग वंश। 3. नंद वंश। हर्यक वंश 544-412 BC। 3. प्रमुख शासक। 1. बिंबिसार 544-492 BC। 2. अजातशत्रु 492-460 BC। 3. उदायन 460-444 BC। बिंबिसार 544 BC 492 BC। ये वास्तविक रूप से मगध और हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार को भारत का प्रथम मान्यता प्राप्त शासक माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी राजगृह बनाई थी। बिंबिसार ने ही पहली बार साम्राज्य विस्तार की नीति, साम्राज्यवाद प्रारंभ की थी।